जन की बात हमारे साथ। जीवन में कब कौन सा क्षण, कौन सी घटना किसी नई राह में हमें चला दे, ये कोई नहीं जानता। जीवन में कल क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। एक 20-21 वर्ष की ज्योति की तबीयत खराब हो जाती है और तबीयत खराब होने पे वो अपने एक मित्र से उधार में पैसे लेती है 20,000 रुपए। मित्र विश्वास पे पैसे दे देता है और ज्योति अपना इलाज करवा करके तबीयत ठीक कर लेती है। समय गुजरता है, युवक अब पैसे की मांग करता है, पैसे वापस करने को कहता है और ज्योति उसको टालती रहती है। टालने के पीछे जो भी मजबूरी हो, लेकिन वो पैसे नहीं देती। युवक के बार बार पैसे मांगने पे आखिरकार वो युवक को धमकी देना शुरू कर देती है। वो युवक को कहती है कि तुम इन पैसों को भूल जाओ, अगर तुमने फिर हमसे पैसे की मांग की तो मैं तुम्हें बुरी तरह से फंसा दूंगी, मैं तुम्हारे ऊपर गलत इल्जाम लगाकर केस कर दूंगी। युवक सीधा साधा होता है, युवक पैसे मांगना बंद कर देता है, छोड़ देता है अपने पैसे और रही उस ज्योति की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट हो जाता है। ज्योति ये समझती है कि हम इस तरह से लोगों से पैसे ऐंठ सकती हूं और यहीं से वो एक नई राह पकड़ती है। नमस्कार, मैं जन की बात के साथ विजय चौरसिया और आप देख रहे हैं स्टोरी विद विजय चौरसिया। आज फिर मैं आपके सामने एक बिल्कुल ही सच्ची घटना के साथ रूबरू हूं। बहुत शांत रहने वाला एक प्रदेश उड़ीसा फिलवक्त राजनीतिक उठापटक में जी रहा है और वो भी एक साधारण युवक और ज्योति के कारण। हम बात कर रहे हैं उड़ीसा की अर्चना नागचंद की। उड़ीसा के बोलांगीर जिला की अर्चना नागचंद एक देहात क्षेत्र से आती है। 20 वर्षीय ये ज्योति बीते 2015 में भुवनेश्वर आ जाती है, उड़ीसा की राजधानी। और भुवनेश्वर आने के बाद वो इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स के लिए दाखिला लेती है। अब ये मैं नहीं बता सकता कि वो कोर्स पूर्ण की या नहीं की, लेकिन इसी क्रम में वो एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के यहां, प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी के यहां जॉब करना भी शुरू कर देती है। लेकिन इस जॉब में भी उसका मन नहीं लगता। माह 2 माह जॉब करने के बाद वो उसे छोड़ देती है और उसको छोड़ने के बाद वो भुवनेश्वर की ही एक ब्यूटी सैलून को ज्वाइन कर लेती है। और ब्यूटी सैलून ज्वाइन करने के बाद एक दिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो अपने एक मित्र से अपने इलाज के लिए पैसे की मांग करती है। उसका मित्र उसे इलाज के लिए 20,000 रुपये देता है और वो ठीक होने के बाद अपने मित्र को पैसे वापस नहीं करती। उसका मित्र जब पैसे की तगादा करता है, पैसे की मांग करता है, वापसी चाहता है, तो वो टालती जाती है। और उसका मित्र जब बार बार पैसे की मांग करने लगता है तो अंततः ज्योति उसको धमकी देती है कि तुम इन पैसों को भूल जाओ और नहीं तो मैं तुम्हें किसी गंभीर आरोप में फंसाकर जेल भेज दूंगी। युवक आश्चर्यचकित हो जाता है और घबरा भी जाता है। वो पैसे मांगना बंद कर देता है। इस घटना से पता नहीं ज्योति क्या प्रेरणा लेती है कि वो अपने जीवन का एक अलग राह ढूंढ लेती है। जिस ब्यूटी सैलून में वो काम करती थी
बताया जाता है कि वहां की कुछ उसके कलीग ज्योतियां जिस्म फरोशी का भी काम करती थी और इसी काम में वो ज्योति अर्चना नाग चल पड़ती है। अर्चना नाग के चंगुल में सबसे पहले भुवनेश्वर का एक विधायक पड़ता है और अर्चना नाग चंद विधायक के साथ अपने अंतरंग वीडियोज को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करती है और फिर उसे ब्लैकमेल करना शुरू करती है। इसी बीच अर्चना नाग को जगबंधु चंद मिल जाते हैं। जगबंधु चंद भी एक महत्वाकांक्षी युवक होता है जो अपने गांव बालासोर के गांव में वो किराने की दुकान चलाता है, लेकिन पता नहीं किस कारण दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अर्चना नाग और जगबंधु दोनों विवाह कर लेते हैं और अब अर्चना नाग चंद हो जाती है। अर्चना नाग के साथ जगबंधु भी भुवनेश्वर आ जाता है और वो पुरानी गाड़ियों की खरीद फरोख्त का काम करना शुरू कर देता है, लेकिन दोनों की महत्वाकांक्षाएं बहुत अधिक थी। दोनों अब इस राह पे चलते हैं कि वो कारोबारियों से संपर्क करने लगता है, नेताओं से संपर्क करने लगता है और पदाधिकारियों से संपर्क करने लगता है। ये दोनों पति पत्नी ऐसे लोगों को अपने घर खाने की दावत में बुलाता है और फिर किसी न किसी कारण से या तो उसके खाने में नशे का पदार्थ मिलाकर या हुस्न के ऐसे जाल में उसको लोभ कर ऐसे लोगों को बिस्तर तक ले जाता है और फिर खुफिया कैमरे से उसके आपत्तिजनक वीडियोज और फोटो शूट करके रिकॉर्ड कर लेता है। और फिर एक खेल शुरू होता है इन दोनों का, ब्लैकमेलिंग का, जहां जगबंधु चंद अपने आप को एक पार्टी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता बताता है, मेंबर बताता है, वहीं अर्चना नाग अपने आप को एक लॉयर बताती है और यह सिलसिला चल पड़ता है। यह सिलसिला रुकता भी नहीं। बताया जाता है कि अर्चना नाग और जगबंधु चंद के पास उड़ीसा के सत्ता पक्ष और विपक्ष के तकरीबन 2 से 2.5 दर्जन नेताओं के आपत्तिजनक वीडियोज हैं। उसके अलावा उड़ीसा के कई सम्रांत कारोबारियों के वीडियोज दोनों के पास हैं और यही नहीं, उड़ीसा के कई उच्च पदाधिकारियों के भी वीडियोज उसके पास हैं। यह मामला नया मोड़ तब लेता है जब बीते 30 सितंबर को उड़ीसा का ही एक फिल्म मेकर अक्षय परिजा एक एफआईआर दर्ज करवाता है जिसमें वो कहता है कि अर्चना नामक एक महिला उसे ब्लैकमेल कर रही है, उसके पास मेरे कुछ वीडियोज हैं और उस वीडियोज के एवज में वो हमसे 3 करोड़ रुपए की मांग कर रही है। नहीं देने पे वो कहती है कि तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके फेंकवा दूंगी। फिल्म मेकर अक्षय परिजा के एफआईआर के बाद उड़ीसा पुलिस हरकत में आती है। लेकिन यहां एक बात आपको बता दूं, इससे पहले भी दंपति के खिलाफ कई आवेदन जाते हैं पुलिस महकमे में, लेकिन पुलिस महकमा उसको ठंडे बस्ते में दबा देती है। इस बार भी जब अक्षय परिजा एफआईआर लॉन्च करवाते हैं, इसके बाद भी आनंद फानंद में उड़ीसा पुलिस जगती है और अर्चना नाग और जगबंधु चंद
के घर से उसके लैपटॉप, उसके पेन ड्राइव, उसके मोबाइल वगैरह को जब्त कर लेती है। बताया जाता है कि ये सारी चीजें इसलिए जब्त की जाती है ताकि इसमें छुपे हुए वीडियोस से वैसे लोगों की रक्षा किया जा सके जो सत्ता पक्ष के रसूखदार लोग हैं। उड़ीसा में एक भूकंप सा आया है और लोग कह रहे हैं कि साधारण से एक दंपति के कारण उड़ीसा की सरकार ढह भी सकती है, गिर भी सकती है, क्योंकि ये दंपति ने किसी को छोड़ा नहीं, चाहे वो कारोबारी हो, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, चाहे वो बड़े राजनेता हो। अब दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है, दोनों जेल जा चुके हैं, लेकिन जो सीक्रेट चीजें हैं वो उड़ीसा पुलिस के कब्जे में है। और उड़ीसा सरकार में जो विपक्ष के पॉलिटिशियंस हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि इस मामले को सीबीआई से जांच कराई जाए। जहां बीजेपी सीबीआई जांच की मांग कर रही है, वहीं बीजेपी जो सत्तारूढ़ है वो एसआईटी की मांग कर रही है। और मैं आपको बता दूं, कांग्रेस भी इसको पूरी तरह से पर्दाफाश करने की बात कह रही है और इसे सार्वजनिक करने की बात कर रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसी खबर है कि अगर वो वीडियोस के फुटेज जारी हो जाए तो शायद सरकार के कई चेहरे बेनकाब हो जाएंगे, अधिकारियों के कई चेहरे बेनकाब हो जाएंगे और संभ्रांत कहे जाने वाले उड़ीसा के कई कारोबारियों के चेहरे नकाब हो जाएंगे। क्योंकि बताया जाता है कि 2015 में अपने गांव छोड़ करके उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आने वाली अर्चना नाग अब करोड़ों की मालकिन है। संपत्ति का आकलन तकरीबन 30 से 35 करोड़ का लगाया जा रहा है और उसके महलनुमा घर में कहा जाता है कि वो रंग महल था। उसमें उड़ीसा पॉलिटिक्स के बड़े चेहरे दावत उड़ाते थे, उसमें उड़ीसा के आला अधिकारी लोग दावत उड़ाते थे और उसमें उड़ीसा के बड़े बड़े कारोबारी दावत उड़ाते थे। ये सभी इस दंपति की दावत में पहुंचते थे और ऐसा माना जा रहा है कि इन सारे के अंतरंग वीडियोस इन दोनों दंपतियों के लैपटॉप और मोबाइल और पेन ड्राइव में कैद है। इन दंपतियों ने ऐसे कारोबारी, ऐसे राजनेताओं और ऐसे अधिकारियों को बिस्तर तक लाकर फिर उससे करोड़ों रुपये वसूला करते थे। वो उसे वीडियो का भय दिखाकर, उसे सरेआम कर देने का भय दिखाकर ऐसे राजनेताओं से, ऐसे कारोबारियों से और ऐसे पुलिस अधिकारियों से वो करोड़ों रुपये वसूलते थे। और एक साधारण सी युवती जो 2015 में अपने गांव छोड़कर एक मामूली सिक्योरिटी कंपनी में नौकरी करने के लिए आई, वो जहां कई लग्जरी गाड़ियों की मालकिन है, वहीं वो अपने शौक के लिए घोड़े भी खरीद रखी है और ऊंचे नस्ल के कई कुत्ते भी उसके महल में रहते हैं। उसकी महल की सजावट देखकर लोगों की आंखें चुंधिया जाती हैं। लोग कहते हैं कि अर्चना नाग और उसके पति जगबंधु चंद के गले में सोने की इतनी मोटी हार हुआ करती थी कि गला फंसता हुआ दिखता था। और उसके इस स्मार्टनेस से, जहां उड़ीसा पुलिस की स्मार्टनेस सन्न है, जहां घाघ राजनेताओं के गले सूख रहे हैं, वहीं पूरे सरकार में एक हलचल सी मची है। सरकार रहेगी या जाएगी ये मैं अभी आपको नहीं कह सकता, और वो राज खुलेंगे या नहीं खुलेंगे ये भी मैं आपको नहीं कह सकता। लेकिन जो सूचनाएं आ रही है कि पूरा महकमा उस राज को दबाने में लगा है। बंटी और बबली के रूप में फेमस उड़ीसा की अर्चना नाग चंद और जगबंधु चंद, जो एक साधारण सा दंपति जिसने अपनी रोजी रोटी के लिए मजदूरी करने की शुरुआत के लिए उड़ीसा की राजधानी आया था, तो लोग कह रहे हैं कि आखिर एक साधारण सा फैमिली
जिसका कोई कारोबार नहीं है, जिसका और कहीं पैसे से आवागमन नहीं है, आखिर ये करोड़ों की संपत्ति उसको किन किन नेताओं और किन किन अधिकारियों, किन किन कारोबारियों से मिला है? ये पूरी तरह से हनी ट्रैप का मामला है और इस मामले में बीजेपी की जो सरकार है वो फंसती दिख रही है। लेकिन मैं आपको यहां बता दूं, कई ऐसे तस्वीरें भी सोशल मीडिया में वायरल हुई है जिन तस्वीरों में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष तक की तस्वीरें अर्चना नाग और जगबंधु के साथ है। वहां के लोक स्पीकर की फोटो अर्चना नाग और जगबंधु चंद के साथ है। वहां के रेलवे के बड़े अधिकारियों का फोटो अर्चना नाग और जगबंधु चंद के साथ है और वहां के बड़े कारोबारियों का फोटो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। और जिनके जिनके फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं उसकी पेशानी पे बल पड़ रहा है। घर वाले उससे पूछ रहे हैं और यदि ये उसके छुपे हुए वीडियोस अगर वायरल हो जाते हैं तो इन सारे संभ्रांत, कथित संभ्रांत कहे जाने वाले लोगों के चेहरे से शीघ्र ही नकाब हटेगा और इस नकाब हटने के जहालत में ये सरकार उड़ीसा की बचेगी या नहीं बचेगी ये तो अभी गर्भ में है। लेकिन दक्षिणी पूर्वी भारत के एक शांत सूबा एक मामूली दंपति से पूरी तरह से हलचल में है। लगता है यूं जैसे उड़ीसा में एक भूकंप सा आया हो। आपने कुछ साल पहले ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन की एक पिक्चर आई थी बंटी एंड बबली, इसमें अमिताभ सुपरस्टार में अमिताभ भी थे और आपने देखा था। तो ये सेकेंड बंटी एंड बबली उड़ीसा की है। अर्चना नाग एक मामूली नाक नक्शे की ज्योति है और जगबंधु चंद एक महत्वाकांक्षी युवक है। दोनों का मिलान, दोनों का मिलप और दोनों की जोड़ी इसलिए बनती है ताकि वो इस राह में चलकर ऐसे रसूखदार और ऐसे मालदार लोगों को हनी ट्रैप में फंसाए, चाहे वो कारोबारी हो, राजनेता हो, चाहे वो पदाधिकारी हो, और उनसे पैसे ऐंठे। और पैसा उन्होंने बहुत सारा ऐंठा भी। मैंने आपको बताया कि तकरीबन उन दोनों की संपत्तियों का आकलन जो अभी हो रहा है वो 30 करोड़ से प्लस का हो रहा है और एक लग्जरी जीवन ये लोग दोनों गुजारते थे। और इसके साथ अर्चना नाग अब कुछ ऐसी जुतियों को भी अपने फंदे में फंसा रखी थी जिससे वो हनी ट्रैप का कार्य करवाती थी। अभी जो फिल्मकार अक्षय परिजा का जो मामला है वो ये मामला है कि वो किसी जुती को अक्षय परिजा के यहाँ भेजकर उसके फोटोज लिवाई थी और फिर अर्चना नाग अक्षय परिजा को परिचय देती है कि मैं एक लॉयर हूं और मेरे क्लाइंट के साथ आपके कुछ वीडियोस हैं और वो वीडियोस से अगर आप बचना चाहते हैं बदनामी से तो मुझे 3 करोड़ रुपए आप दें, और नहीं तो ये वीडियो सार्वजनिक हो जाएंगे, ये वीडियो कोर्ट में जाएंगे और आपका जीना मुहाल हो जाएगा। अक्षय परिजा ने यहां तक कहा कि वो ये भी कही कि तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। जहां अक्षय परिजा एक FIR भुवनेश्वर में करते हैं, वहीं एक और जुती उड़ीसा के खंडगिरी थाने में उसी दिन अर्चना नाग पर एक FIR करती है कि अर्चना नाग बीते 2019 में अपने घर उसे बुलाती है, खाने पे दावत देती है और उस खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके सारे कपड़े खोल करके उसके वीडियोस बनाती है और फिर उसे ब्लैकमेल करते हुए वो अक्षय परिजा के यहां उसको भेजती है और अक्षय परिजा के साथ अंतरंग सीन करके उसके वीडियोस वो शूट करवाती है और फिर अक्षय परिजा को ब्लैकमेल करती है। इधर अर्चना नाग ने भी अक्षय परिजा पर केस की है, लेकिन उड़ीसा पुलिस फिलहाल और उनके पति जगबंधु चंद को अरेस्ट कर हवालात के अंदर कर दी है। लेकिन देखना यह दिगर होगा कि आगे उड़ीसा पुलिस क्या एक्शन लेती है, क्या उसके घर से जब्त गैजेट्स का राज वो खोलती है, उसके आधार पर कार्रवाई करती है या नहीं करती है, ये देखना दिगर होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर अक्षय परिजा ने साहस नहीं दिखाया होता
तो पता नहीं और कितने लोग अर्चना नाग और जगबंधु चंद के शिकार होते और लुटते। दोस्तों, मुझे ये कहानी बताने का आशय सिर्फ ये है कि पाप किसी का सगा नहीं, न मानो तो कर देखो और जाकर उनके घर देखो। जिसने भी पाप किया है एक ना एक दिन उसकी सजा मिली ही। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ज्यादा महत्वाकांक्षा पालना जीवन को गर्त में डालना है, और महत्वाकांक्षा पालने के बाद गलत रास्ते पे चलना जीवन को तबाह करने के समान है। अर्चना नाग और जगबंधु चंद इसी रास्ते को चुना और अब वो हवालात में है। उसकी सारी कमाई, उसके सारे ऐश्वर्य अब पुलिस के कब्जे में है। पता नहीं अब उसको जब्त किया जाएगा। कोर्ट में हलफनामे भी कई पड़े हैं। दूसरी बात कि ऐसे लोगों के फेरे में पड़कर हम भी अपना जीवन बर्बाद करते हैं। हमें तरस आ रहा है उड़ीसा के उन राजनेताओं पे, उड़ीसा के उन कारोबारियों पे और उड़ीसा के उन आला अधिकारियों पर कि वो कैसे और किस रिश्ते से और क्या समझकर जगबंधु चंद के बुलावे पे, अर्चना नाग के बुलावे पे उसके घरों में जाते थे, उसके साथ हम बिस्तर होते थे, और अब उसको जब वीडियो शूट हो गए हैं और वो जब सारे वीडियो जब उड़ीसा पुलिस के कब्जे में है, तो ऐसे लोगों को ना जीने बन रहा है ना मरने बन रहा है। उसे लग रहा है पता नहीं ये बम कब फटेगा और हम तिनके की तरह उड़ जाएंगे। चलिए, आज यहीं तक। मुझे इस कहानी को सुनाने के पीछे किसी को तकलीफ देना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि हम जहां भी रहें चीजों को खूबसूरत करते रहें। हम जहां भी रहें अपने चरित्र और अपने आदर्श के साथ रहें, ताकि ऐसी विडंबना, ऐसे कुरीतियों से हम और हमारा परिवार बचा रहे, हमारा समाज बचा रहे, हमारा राज्य बचा रहे और हमारा देश बचा रहे। चलिए, आज यहीं तक। और कुछ मित्रों ने फिर से भेजा है अपने जन्मदिन को लेकर के। मैं आपको बता दूं कि जमशेदपुर से रॉकी सिंह का आज जन्मदिन है, उनको जन्मदिन की बहुत बधाई। और रांची से नवल किशोर का जन्मदिन है, आपको जन्मदिन का बहुत बहुत बधाई। और पटना से स्वाति सिंह का जन्मदिन है, स्वाति आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और कोलकाता से सुधीर दास का जन्मदिन है, सुधीर दास जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। अगर आप भी अपने प्रियजनों का या खुद का सालगिरह या जन्मदिन की बधाई हमसे सुनना चाहते हैं तो आप कृपया हमें मैसेज करें, हमें लिखें। और मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि यदि आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है, आपको लगता है कि ये चैनल समाज को कुछ सार्थक पहल कर रहा है, लगता है कि ये चैनल और बढ़े फले फूले, तो कृपया YouTube में जा करके आप मेरे चैनल जन की बात हमारे साथ को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और उसको शेयर करें। दूसरी बात, हम गूगल प्ले में भी हैं। आप जन की बात लॉग करें गूगल प्ले में और वहां से हमारा ऐप इंस्टॉल करें, और हमें आप गूगल में भी जन की बात .in में सर्च कर सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अफवाहों की हजामत करते हैं हम, खबरें और सिर्फ जन की बात करते हैं। जन की बात हमारे साथ। A street interview with Vijay Chaurasiya.